जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्या हुआ ये बताने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि पहली बार धर्म पूछकर सैलानियों को गोली मारी गई। कश्मीर घाटी में जो कुछ हुआ वो लगभग इजराइल में हमास के हमले से काफी मिलता जुलता पैटर्न है, जहां हमास के आतंकियों ने 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 250 से अधिक इजरायलियों को बंधक बना लिया। हालांकि अब तक जानते हुए ये कहा जाता रहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन चाहे कश्मीर हो या फिर इजराइल हमास युद्ध, उसके दूसरे छोर पर एक ही धर्म के लोग हैं। कश्मीर घाटी में हुई ये घटना कश्मीर के छत्ती सिंहपुरा के नरसंहार को याद दिलाने वाला है, जहां 30 से अधिक सिखों का आतंकियों ने कत्ल कर दिया था। लेकिन उस घटना को भूलकर कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम की कोशिश नाकाम हो गई। कांग्रेस की यूपीए सरकार की कोशिश कश्मीरी आतंकवाद के बक्सर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की थी, लेकिन कश्मीर घाटी में सैलानियों से धर्म पूछकर उनकी हत्या का मामला बेहद गंभीर है। ऐसे वक्त में शायद सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक का नहीं, बल्कि संविधान में भी कुछ बदलाव करने का है, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने किया। हाई वैल्यू स्ट्राइक का निशाना पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो सकता है, जिसने हाल ही में आतंकियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया था। आईएसआई का चीफ या फिर वहां का कोई बड़ा नेता हो सकता है। हालांकि ये फैसला मोदी सरकार को करना है और पीएम मोदी कुछ ऐसा करेंगे जरूर। इसके लिए ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल अपने वोट बैंक की चिंता में डूबा है। ऐसे में कपिल सिब्बल अजीब सलाह देने लगे। उनका कहना है कि भारत आतंकियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा करे। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा करने का क्या मतलब है, ये कपिल सिब्बल को पता होगा। विपक्षी दल इस वक्त भी सियासत करने में लगा है। कांग्रेस कहती है सर्वदलीय बैठक बुलाओ, फिर उसका एक प्रवक्ता कहता है कि अमित शाह हमले की जिम्मेदारी लें। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह सबसे असफल गृह मंत्री हैं, मतलब कि वोट बैंक का घटिया खेल तेज हो गया। इन सब के बीच निशिकांत दुबे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि देश का बंटवारा जब हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया, तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई थी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लानत है सेक्युलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, ये मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय आ गया है। वैसे भी अब संविधान में अनुच्छेद 26 से 29 तक का क्या मतलब है, जो सभी धर्मों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। इसलिए ये वक्त की जरूरत है संविधान से इन अनुच्छेदों को हटा दिया जाए। मतलब कि जब तक दो मोर्चे पर कड़ा फैसला नहीं किया जाता, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहलगाम के मशर बेसरन मैदान में धर्म पूछकर सैलानियों की हत्या से पूरा देश सदमे में है। अंदर ही अंदर इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, लेकिन ऐसे मौके का इस्तेमाल कांग्रेस अपनी सियासत चमकाने के लिए करने लगी। असल में ऐसे मौकों पर कांग्रेस एक नहीं अपने 10 मुंह का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस का पहला मुंह है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खुलता है तो वे कहते हैं कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। इस पहले मुंह के बंद होते ही जयराम रमेश सामने आते हैं और इस आतंक की घटना को लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग करते हैं। इसके तुरंत बाद कांग्रेस का तीसरा मुंह खुला और पवन खेड़ा कहते हैं कि इस घटना की जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए। फिर कांग्रेस का एक और मुंह खुलता है और वो इस घटना को पूरी तरह से इंटेलिजेंस की विफलता बताता है। कांग्रेस का असली मुंह तब खुलता है जब जमीन घोटाला में चार्जशीट गांधी परिवार का दामाद रॉबर्ट वाड्रा सामने आता है और उसने जो कुछ कहा उसका मतलब ये है कि देश में न वक्फ कानून होना चाहिए और न ही काशी मथुरा और संभल जैसा मामला। अगर ऐसा होगा तो ये सब होता रहेगा, क्योंकि मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं से कोई मुद्दा नहीं उठता। नागरिकों पर हमला करके मुद्दों को उठाना कायरतापूर्ण तरीका है। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। अलगाववादियों ने लोगों का आईडी कार्ड चेक करने के बाद उन्हें मारा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं, लेकिन जब तक हम एकजुट और धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगे तब तक हमारी कमजोरियां और मुद्दे पड़ोसी देशों को ज्यादा दिखाई देंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति ने कहा कि अब हमले वाली जगह के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। वाड्रा ने कहा, मेरी तरफ से जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। वाड्रा ने आगे कहा, ये मेरा अनुभव है, न कांग्रेस का न मेरे परिवार का, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों से सीखता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई। मुझे लगता है कि जैसे मुसलमानों को मस्जिदों के बाहर या छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, संभल में जो हो रहा है
तो उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है। आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया। उन्हें लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ आतंकवाद की चुनौती से निपटने के बारे में चर्चा करनी चाहिए और उनके सुझाव भी लेने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी लोग सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या किए जाने से हमें गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यह हमला हमारे देश की एकता और अखंडता पर कायराना हमला है। हम दृढ़ता से दोहराते हैं कि निहत्थे और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले इंसान नहीं हो सकते। खड़गे ने बताया कि उन्होंने बुधवार केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य स्थानीय नेताओं से भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की मनमानियों को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं और लगता है कि ये फिलहाल जारी रहेगा। वजह सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले हैं जो समय के हिसाब से बदलते रहे हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मणिपुर हिंसा मामले में स्वतः संज्ञान लेता है और जब बंगाल हिंसा की बात होती है तो कोर्ट ये कहता है कि आजकल हमारी निंदा की जा रही है। ये टिप्पणी उस जज की है जिन्हें अगले महीने चीफ जस्टिस बनना है। वकील विष्णु शंकर जैन के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने यही टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के पीछे की मंशा को आसानी से समझा जा सकता है। उसका दूसरा बड़ा मामला संविधान की प्रस्तावना है जिसे आपातकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति में इंदिरा गांधी ने चुपके से जोड़ा था। गोरखनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं और केशवानंद भारती मामले में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। एक साथ दो विरोधाभासी फैसले संविधान की व्याख्या करने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए। मतलब साफ है, जज की कुर्सी पर जो जब बैठता है वो अपनी मर्जी से संविधान की व्याख्या करता है। यही वजह है कि एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सुप्रीम है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में टिप्पणी की। धनखड़ ने कहा कि संसद सुप्रीम है और निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान के अल्टीमेटम मास्टर हैं। उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि एक प्रधानमंत्री जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संविधान लोगों के लिए है और ये इसे सुरक्षित रखने का भंडार है। चुने हुए प्रतिनिधि वे अंतिम मालिक हैं कि संविधान में क्या होगा। संविधान में संसद से ऊपर किसी भी अथॉरिटी की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है। मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रत्येक व्यक्ति के बराबर ही सर्वोच्च है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के दो विरोधाभासी बयानों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी बहुत खतरनाक हो सकती है। विचारवान लोगों को हमारी विरासत को संरक्षित करने में योगदान देना होगा। हम किसी को संस्थानों को कमजोर करने या लोगों को बदनाम करने की अनुमति नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमें अपनी भारतीयता पर गर्व करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र रुकावटों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना, हमें इन ताकतों को कमजोर करना होगा। पहले सलाह देकर और अगर जरूरी हो तो कड़वी गोली भी देनी होगी। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि इस सचिव को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल और सोनिया गांधी पर ठीक उसी अंदाज में हमला किया जिस अंदाज में प्रियंका गांधी ने कभी किया था। संसद में कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी एक बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा था। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाले जेपीसी की बैठक में जब बांसुरी स्वराज पहुंची तो उनके हाथों में एक बैग था जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। मतलब कि बिन कुछ बोले बांसुरी स्वराज ने नेशनल हेराल्ड मामले को हवा दे दी, जिस मामले में हाल ही में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और उसमें सोनिया और राहुल गांधी दोनों का नाम है। अमेरिका और इंग्लैंड में राहुल गांधी के प्रवचनों का इंतजाम करने वाले सैम पित्रोदा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड ने हड़प ली। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज का नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये सीधे तरीके से एक राजनीतिक संदेश था क्योंकि
क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसीज ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के बाद से ही देश का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस की सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, सैम पित्रोदा सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बांसुरी स्वराज के द्वारा इस बैग को अपने साथ ले जाने की वजह से सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया में घुस गया। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट कांग्रेस के कामकाज और उसकी विचारधारा के बारे में बताती है, जहां सार्वजनिक सेवा के लिए बनी संस्थाओं को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और कांग्रेस पार्टी और इसका शीर्ष नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक हो रही है। इस दौरान कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी। बैठक पहले सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी, वहीं दूसरा सेशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस SN झा के साथ होगा। तीसरे सेशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति जस्टिस BS चौहान शामिल होंगे। अंतिम सेशन राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होना है। पिछले साल दिसंबर में प्रियंका गांधी का बैग चर्चा में रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी फलस्तीन के समर्थन से जुड़े स्लोगन वाला बैग लेकर संसद परिसर में पहुंची थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों से बौखलाया सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए बेचैन है, लेकिन अब तक देश के अटॉर्नी जनरल ने इस बात की इजाजत नहीं दी। अटॉर्नी जनरल की इजाजत मिलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्ट करने की इजाजत दे दी है। अब ये देखना होगा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ बिना इजाजत के कोई भी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कर पाता है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। निशिकांत दुबे के तीखे बयानों के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की बेचैनी का बड़ा कारण इसलिए सोशल मीडिया भी। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि सोशल मीडिया में कोर्ट और CGI खन्ना की आलोचना हो, इसलिए अगले हफ्ते कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। मतलब साफ है कि कोर्ट सोशल मीडिया से सभी विरोधी कंटेंट हटाने का आदेश दे सकता है। निशिकांत दुबे के खिलाफ वकीलों ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को लेटर भी लिखे गए। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। लाइव लॉ के अनुसार वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सांसद ने कहा कि भारत में गृह युद्ध के लिए CGI खन्ना जिम्मेदार हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाने लगी। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप जो फाइल करना चाहते हैं फाइल करें। वकीलों ने फिर कहा, मैंने फाइल कर दिया है, मैं डायरी नंबर दे सकता हूं। फिर वकील ने कहा कि निशिकांत दुबे का भाषण वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कई विवादित बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि ये शरिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। AG और SG को लेटर दिए गए, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कृपया सोशल मीडिया को वीडियो हटाने का निर्देश दे, इससे कोर्ट को नुकसान हो रहा है। सरकार एक्शन नहीं ले रही है। यह पुराने समय के मामलों से अलग है। वीडियो पूरे देश में वायरल है। इस पर जज ने कहा इसे अगले हफ्ते के लिए रखें। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने CGI के खिलाफ निशिकांत दुबे के बयान से अवगत कराए जाने के बाद शीर्ष अदालत की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की अपील की। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी ने वक्फ कानूनों में संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के जिले में हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। तिवारी निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो सांसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। बेंच ने तिवारी से कहा कि हमें आरोपों में भी संस्था की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका में दिए गए कथन भी सम्मानजनक होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और कपिल सिब्बल दोनों का चरित्र एक जैसा रहा। दोनों का यही पैटर्न रहा कि वे अक्सर तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं जब फैसला उनके हितों के खिलाफ हो जाता है। ऐसी चुनिंदा आलोचना न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कम करती बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करती है। वक्फ कानून और तमिलनाडु के मामले को लेकर कपिल सिब्बल अचानक सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता बन बैठे हैं, लेकिन 6 अगस्त 2022 का कपिल सिब्बल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट नाम की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था
कि अदालत में जज बिठाए जाते हैं और उनकी व्यवस्था गलत है। चीफ जस्टिस तय करता है कि कौन सा केस किसे मिलेगा। ईडी और उसे मिली शक्तियों को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा था कि कानून कहता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया वही सबूत देगा। मैं बेगुनाह हूं। ऐसे मनमाने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया तो आप उससे कैसी उम्मीद रखेंगे। अब जब जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए तो वही कपिल सिब्बल रूप बदल कर उससे बचाव करने उतर गए। जगदीप धनखड़ ने भी फिर से सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सांसद वाली बहस में बयान दिया तो कपिल सिब्बल का भी तुरंत जवाब आ गया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में संसद ही सुप्रीम है और उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं। उन्होंने कहा था कि संविधान कैसा होना चाहिए ये तय करने का अधिकार सिर्फ सांसदों का है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब इस सुप्रीम पावर वाली बहस पर कपिल सिब्बल ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि न ही संसद और न ही कार्यपालिका सुप्रीम है, संविधान ही सुप्रीम है। संविधान के प्रावधानों की ही सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। यही कानून है जो अब तक देश ने समझा। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के कुछ जजेस का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि जस्टिस दीपक मिश्रा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बिना ठोस सबूतों के उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। जस्टिस रंजन गोगोई अयोध्या मामले में फैसले समेत कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए जाने पर कांग्रेस ने उनकी आलोचना की, जिसमें आरोप लगाया गया कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है, जबकि अतीत में भी इसी तरह की नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने कहा ये पैटर्न दर्शाता है कि कांग्रेस अक्सर तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है जब फैसले उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी चुनिंदा आलोचना न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कम करती है बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करती है। सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है कि वे न्यायिक फैसलों के प्रति एकरूपता और ईमानदारी बरतें। न्यायपालिका का सम्मान फैसलों के अनुकूल होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चुनिंदा प्रशंसा से जनता का भरोसा और लोकतंत्र के मूल सिद्धांत कमजोर होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के बीच सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर तीखी बहस छिड़ गई। जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के सुपर संसद की भूमिका निभाने से बचने की चेतावनी दी थी, जबकि सिब्बल उनके बयानों को असंवैधानिक बताते हुए पलटवार करते हैं। यह नया विवाद संवैधानिक सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की व्याख्याओं को लेकर बढ़ती तकरार की ओर इशारा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ईडी के हाथ एक ऐसा पेन ड्राइव लगा है जिसमें रिश्वत का माल किसके हाथ में गया इस बात के सबूत हैं। पेन ड्राइव में कोड है, इस कोड का राज खोलने वाला भी ईडी के पास है। मतलब केजरीवाल अब जेल की सलाखों से ज्यादा दूर नहीं। असल में मामला दिल्ली जल बोर्ड का है, जिसमें केजरीवाल के शासनकाल में जमकर घोटाला हुआ, रिश्वत वसूली की गई, जो अब केजरीवाल के गले की फांस बनने जा रहा है। असल में आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया गया। इस आरोप की ईडी जांच कर रही है। ईडी अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में यह जांच कर रही है कि 2 करोड़ रुपए की राशि किन लोगों तक पहुंची। साथ ही जांच एजेंसीज ये भी पता कर रही हैं कि जो 3 करोड़ रुपए की रिश्वत डीजेबी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को मिली थी, उसका असली फायदा किसे हुआ। आरोप है कि आम आदमी पार्टी तक ये रकम पहुंची और उसने चुनाव में इससे फंडिंग की। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाला मामले में फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता और दिल्ली जल बोर्ड के कई लोगों पर छापे मारे थे। ईडी अब कथित भ्रष्टाचार के तहत मिली रकम में 2 करोड़ 1 लाख रुपए की जांच में जुटी हुई है। आरोप है कि पैसा दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अफसरों, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग लोगों को दिया गया। इस मामले में एक आरोपी तजिंदर पाल सिंह है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तजिंदर सिंह दिसंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले अगस्त 2024 में सेशंस कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की तेजिंदर पाल सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह की ओर से ईडी को दी गई पेन ड्राइव का उल्लेख करते हुए उनको सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पेन ड्राइव में कुछ कोड हैं और इन कोड को तजिंदर पाल सिंह ही समझ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी इस पेन ड्राइव के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के मनी ट्रेल को हासिल कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह को वायदा माफ सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी देते हुए कहा था आरोपी से जो सबूत मांगे गए उसकी क्वालिटी और संख्या को ध्यान में रखते हुए सेशन कोर्ट का ये कहना सही नहीं था कि अभियोजन एजेंसी की संतुष्टि में दखल दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि ईडी तजिंदर पाल सिंह को गवाह के तौर पर पेश करना चाहती है, साथ ही उनको माफ करने पर भी राजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।